लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब आप सामने वाले की बात को नहीं समझ पाते। ऐसी सिचुएशंस में लोग बोलते हैं दोबारा बोलिएगा, या फिर इंग्लिश में लोग बोलते हैं व्हाट। आज का लेसन इसी बारे में है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि व्हाट को दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है। व्हाट आर द बेटर वेज, कौन से बेटर वेज हैं जिसमें आप सामने वाले को कह सकते हैं रिपीट करिएगा इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। हमारा पहला फ्रेज है मेक नाइदर हेड नॉर टेल। दोस्तों, नाइदर हेड नॉर टेल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तुमने अभी तक क्या बोला। क्या आप रिपीट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, I'm sorry, there was a loud announcement. I could make neither head nor tail for what you just said. For example, शायद ये लोग एयरपोर्ट पर थे और इन्हें समझ में नहीं आया लाउड अनाउंसमेंट की वजह से कि उनके पार्टनर ने क्या बोला, तो वो कह रहे हैं I could make neither head nor tail. दोस्तों, ये एक्सप्रेशंस थोड़े से एडवांस्ड हैं। हम बेसिक इंग्लिश तो बहुत सीखते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम और भी ज़्यादा बेटर तरीके सीखें, एडवांस्ड तरीके सीखें सिंपल चीज़ को बोलने के लिए भी। क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एडवांस्ड स्पीकर से, अगर वो ये वाले एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। इसलिए आज के लेसन में हम कुछ एडवांस्ड फ्रेजेस भी सीखेंगे जो मदद करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हे, द माइक वाज ऑफ, कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल टू व्हाट यू जस्ट सेड। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उन ऑनलाइन क्लासेस में लोग कहते हैं सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, क्योंकि माइक में या इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं मेक नाइदर हेड नॉर टेल। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे फ्रेज की ओर। इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक एक भाषा का नाम है। नाउ ये भाषा बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत लोगों को समझने में। जब आप बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी, इसका मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, Excuse me, it was all Greek to me. Could you make that simple to understand? बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंसान ने यूज़ करा और बोला Excuse me, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, क्या आप एक बार और रिपीट करेंगे? सो आगे से जब भी आपको परेशानी हो कुछ समझने में, शोर मच रहा है या फिर जो इंसान ने बोला है वो बहुत फास्ट बोला, या फिर आपको जस्ट समझ में नहीं आया कि क्या बोला गया, आप बोल सकते हैं It's Greek to me. दोबारा से बताइए प्लीज़। Next sentence is, I tried explaining Grandpa how to use a smartphone, but it was all Greek to him. मैंने अपने दादाजी को समझाने की कोशिश करी कि एक एंड्रॉयड फ़ोन कैसे चलता है, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं It's Greek to me. देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, As clear as mud. मड का मतलब होता है कीचड़। अगर आप किसी चीज़ को कीचड़ में डालें, फॉर एग्जाम्पल आप इस रिमोट को कीचड़ में डालें, तो क्या आप इसे अच्छे से देख पाएंगे कि इसका क्या कलर है, कितने बटन हैं, एट्सेट्रा? बहुत मुश्किल होगी ना। ऐसी सिचुएशन में जब आपको समझ में ना आए कि क्या बोला गया, कौन कौन से पॉइंट्स थे, तब आप कह सकते हैं एज क्लियर एज मड। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी इंटोनेशन बहुत पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप नो मैटर कुछ भी बोलें, अगर आप बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या अग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, तो उसे शायद रूड माना जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। His instructions were as clear as mud. Can anyone help? कई बार ऐसा होता है जब हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन वो पहली दफ़ा में समझ में नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं as clear as mud. आपके इंस्ट्रक्शंस थोड़े से समझ में नहीं आए, इस सिचुएशन में क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रियाज डायरेक्शंस आर एज क्लियर एज मड, प्लीज ओपन द मैप ऑन योर फोन। रिया मेरी दोस्त हैं। जब भी वो मेरे साथ गाड़ी में बैठती हैं, मुझे डायरेक्शंस बताती हैं, तो उनके डायरेक्शंस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं समझने में। ऐसी सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ रिया की डायरेक्शंस गिविंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। उससे बेहतर है मैं गूगल मैप्स यूज़ करूँ अपने डायरेक्शंस को जानने में। ये था एज क्लियर एज मड। बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर। Could you run that by me again? Run that by me एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है क्या आप दोबारा से बताएंगे मुझे जो आपने बोला। ये एक बहुत ही पोलाइट तरीका है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल एंड फॉर्मल तरीका है सामने वाले से बोलने का। क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं जो आपने बोला। फॉर एग्जाम्पल, I missed the last slide in your presentation. एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सो सामने वाले ने बोला मुझे समझ में नहीं आया जो आपने लास्ट स्लाइड दिखाई थी प्रेजेंटेशन में। Could you run that by me again? क्या आप वो दोबारा से समझा सकते हैं जो आपने बोला उसमें। Run that by me
दोबारा से बताना, run by दोबारा से बताना. Next example is, could you quickly run by me the changes you made in your essay again? शायद एक टीचर ये एक सेंटेंस बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए, जो तुमने फाइनल ड्राफ्ट में चेंजेस करे वो दोबारा से दिखा सकते हो अंडरलाइन कर कर कि वो कौन से चेंजेस थे, दोबारा से समझा सकते हो कि कौन से चेंजेस थे. Could you run that by me again? Very nice formal phrase. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है जिससे हम what को रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट फ्रेज इज I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. यहाँ कैच का मतलब ये नहीं कि आपको एक बॉल कैच करनी है. कैच का मतलब है मुझे समझ में नहीं आया. I did not understand. For example, sorry, I didn't catch that. You said take a left after the red light, right? शायद डायरेक्शंस की बात हो रही है और आप ड्राइवर को बता रहे हैं और ड्राइवर बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया कि आपने रेड लाइट के बाद बोला था राइट टर्न लेनी है या लेफ्ट टर्न लेनी है, तो मुझे नहीं समझ में आया. सो सॉरी आई डिडंट कैच दैट. अगला सेंटेंस है सॉरी आई डिडंट कैच दैट. हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू चार्ज दीज ईयर प्लग्स टू रन द होल डे. कितनी देर तक मुझे इन ईयरफोन्स को चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी जिससे वो पूरे दिन तक चल पाएं. सो आई डिडंट कैच दैट. शायद वो टेक्नीशियन से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना टाइम तक चार्ज करना होगा. सो आई डिड नॉट कैच दैट. मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेजेस है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में व्हाट को रिप्लेस कर कर. नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, आई बेग योर पार्डन. आई बेग योर पार्डन एक ऐसा फ्रेज है जो आप बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में देखेंगे या फिर कॉन्फ्रेंसेस में देखेंगे. लोग रिपीट करते हैं जब उन्हें फॉर्मली पूछना होता है. आई बेग योर पार्डन एक ऐसा फ्रेज है जो बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है माफ़ी मांगने के लिए. कई बार यूज़ होता है लोगों से रिपीट करवाने के लिए भी कि उन्होंने क्या बोला. फॉर एग्जाम्पल, द वेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड केप्ट रिपीटिंग बेग योर पार्डन एवरी टाइम आई नेम्ड अ डिश. शायद आप यूरोप गए थे, उस कंट्री में जहां दूसरी भाषा बोली जाती है अंग्रेजी या हिंदी के अलावा, और वहां पर वेटर को बस एक ही चीज आती है इंग्लिश में बोलना, बेग योर पार्डन, कि मुझे नहीं समझ में आया, आप दोबारा से समझा सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओह आई बेग योर पार्डन, आई थॉट यू सेड 15 रुपीज नॉट 50. ओ मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं समझ में आया, शायद आपने बोला था 15 रुपए नॉट 50 रुपए. अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं, सॉरी आई कुडंट फॉलो यू. कुडंट फॉलो का मतलब ये नहीं कि किसी के पीछे पड़ना या पीछे फॉलो करना उस इंसान के. कुडंट फॉलो मीन्स जो भी आपने अभी तक बोला मुझे शायद समझ में नहीं आया, क्या आप दोबारा से उसे रिपीट कर सकते हैं. सॉरी आई कुडंट फॉलो यू, व्हाट्स द पॉइंट यू आर मेकिंग हियर. मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर. व्हाट डू यू वांट टू से. आई कुडंट फॉलो यू, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी आई कुडंट फॉलो यू. इज दैट अ येस और नो. शायद एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और उस टाइम लड़की ने ना ही हाँ बोली ना ही ना बोली. सो लड़का पूछ रहा है आई कुडंट फॉलो यू, मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या कहना चाहती हो, क्या तुम्हारा आंसर येस है या फिर नो है. दिस वॉज अबाउट आई कुडंट फॉलो यू. अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं, प्लीज कम अगेन. प्लीज कम अगेन कई बार यूज होता है अपने गेस्ट्स को टाटा बाय बाय बोलने के लिए कि दोबारा आइएगा, बट यहाँ पर प्लीज कम अगेन का मतलब है कि दोबारा से रिपीट करिएगा कि आपने क्या बोला. आई कुड barely hear you because of the background noise. Please come again. यहाँ barely का मतलब है मुझे बहुत मुश्किल हुई समझने में जो आपने बोला. Could you come again? Could you please come again? क्या आप दोबारा से बताएंगे वो क्या था. Next is please come again. I couldn't hear the last sentence. शायद फ़ोन पर बात हो रही है दो लोगों की, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और सामने वाले इंसान बोल रहे हैं लास्ट में जो आपने बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बता सकते हैं. प्लीज कम अगेन. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, वन मोर टाइम प्लीज. बहुत ही सिमिलर है प्रीवियस फ्रेज से. प्लीज कम अगेन, वन मोर टाइम प्लीज. बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी सिमिलर. देखते हैं एग्जाम्पल, वन मोर टाइम प्लीज, द इंटरनेट कनेक्शन इज क्वाइट वीक. ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे हमने पहले भी सुना था, दैट स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो जाती है कई बार अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो, तो वो बोल सकते हैं वन मोर टाइम प्लीज, मुझे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम सॉरी, वन मोर टाइम प्लीज, व्हाट यू जस्ट सेड वाज टू फास्ट फॉर मी. कई बार लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, जब भी वो ऐसे बोलते हैं तो नहीं समझ में आ पाता कई लोगों को, स्पेशली इंग्लिश में, कि वो क्या बोलना चाहते हैं. ऐसी सिचुएशंस में चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप फॉर एग्जांपल एक पार्टी में हो, आप लोगों से कह सकते हैं वन मोर टाइम प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज, दैट मीन्स आप दोबारा से रिपीट करेंगे.
अगला फ्रेज है डू यू माइंड रिपीटिंग दैट। वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज। क्या मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं जो आपने बोला? डू यू माइंड रिपीटिंग सम ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेट लाउडली। शायद आप सुपरमार्केट में हैं और आप इंस्ट्रक्शंस नहीं जान पा रहे कि एक टीवी को कैसे चलाना है या फिर एक लेट्स से वैक्यूम क्लीनर को कैसे चलाना है। तो उस सिचुएशन में आप टेक्नीशियन से पूछ रहे हैं, आप दोबारा से बता सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पर कौन से पैकेट पर कौन से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू माइंड रिपीटिंग दैट मैम, आई वॉज अ बिट लेट फॉर द क्लास। मैम आप दोबारा से रिपीट करेंगे जो आपने बोला, मैं क्लास में थोड़ा लेट था। लेकिन एक टिप देना चाहूँगा आपको, जब भी आप बोलेंगे डू यू माइंड, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे हमेशा उसमें आईएनजी आएगा। आईएनजी डालना ना भूलें, ना कहें डू यू माइंड रिपीट दैट, दैट इज रॉन्ग एंड इनकरेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश वुड बी डू यू माइंड रिपीटिंग दैट, सो आईएनजी जरूर लगाएं। बढ़ते हमारे आखिरी फ्रेज की ओर। आखिरी फ्रेज है was that। आप सोच रहे होंगे was that का क्या मतलब होता है। सबसे पहले was that एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है 3 वर्ड्स की, और वो वर्ड्स हैं what is that, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है was that। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, was that, not was that, it is was that। was that एक बहुत कैजुअल फ्रेज है जो कई बार लोग यूज करते हैं जब वो फास्ट इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो नहीं बोलते कंप्लीट फ्रेज व्हाट इज दैट, वो बोलते हैं was that। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, was that। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आई थिंक वी नीड टू टॉक, सॉरी was that, द म्यूजिक इज क्वाइट लाउड। शायद 2 लोग एक डिस्को में हैं और वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और उनमें से एक बोलता है आई थिंक हमें बात करने की जरूरत है, म्यूजिक इतना लाउड है सामने वाले को नहीं समझ में आया। तो वो बोल रहे हैं व्हाट इज दैट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म was that। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज was that I am driving and there's a lot of noise pollution। That means शायद वो फोन पर बात कर रहे हैं ड्राइव करते हुए, जो कि नहीं करना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि was that नहीं समझ में आया, बहुत ज़्यादा हॉन्किंग हो रही है, लोग अपना हॉर्न बजा रहे हैं बैकग्राउंड में, सो नहीं समझ में आया। तो ये थे आज के फ्रेजेस। अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो।